हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज ऐसे प्रश्न आपके सामने हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और लगभग हमेशा आते हैं और कंफ्यूज्ड क्वेश्चन होते हैं। ये इसमें आप क्या आंसर, सही आंसर क्या कर सकते हैं, ये बहुत डाउट होता है। तो मैंने इन सब क्वेश्चनों को आपके सामने रखा है और आप लोग सॉल्व करिए हमारे साथ में और देखिए कितना सही करते हैं आप लोग। तो अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो खडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? अगर हम खडांग सिद्धांत की बात करें किस ग्रंथ में है, तो कामसूत्र में है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है, या चित्रसूत्र में है, या जय मंगला में है। तब आप कहेंगे जय मंगला, जय मंगला में है। देखिए सीधी सी बात, अगर सीधा सीधा आंसर आपको मिल रहा है, जैसे सीधा आंसर आपको आपका जय मंगला मिल रहा है कामसूत्र के लिए, खडांग के लिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जय मंगला को टिक कर लेंगे। मान लीजिए अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है, अगर ऑप्शन में जय मंगला नहीं होता है, तब आप क्या आंसर करेंगे? तब आपको करना होगा कामसूत्र। ध्यान रखिएगा, थोड़े ये ऐसे क्वेश्चन है। देखिए खडांग किससे अवतरित हुआ है? कामसूत्र से ही अवतरित हुआ है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पंडित यशोधर ने इसकी टीका की है जय मंगला नाम से, इसलिए सबसे पहले आप आंसर करेंगे जय मंगला। अगर नहीं है ऑप्शन में, तब आप करेंगे कामसूत्र। ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं जिनका आंसर देना, सटीक आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उसके लिए आप लोग ऐसे समझिए। भारतीय खडांग के रचयिता कौन है? अब भारतीय खडांग के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, पंडित यशोधर हैं, या भरत मुनि हैं, या अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं। देखिए यहाँ पर अवनींद्रनाथ ठाकुर का ऑप्शन आपको थोड़ा सा विचलित कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि इनकी भी पुस्तक है ये। लेकिन पहले आप क्या करेंगे? पंडित यशोधर सबसे पहला, क्योंकि सर्वाधिक कार्य या पॉपुलैरिटी इनको ही मिली है। बाद में पुनर्व्याख्या इन्होंने की, और उस पर भी मैंने एक प्रश्न रखा है आपको, तो आपका सारा क्वेश्चन, जो आपका एक भ्रम है, वो यहाँ पर नहीं रहेगा। भारतीय खडांग के रचयिता कौन है? तो पंडित यशोधर हैं। अवनींद्र तब लगाएंगे जब ये ऑप्शन में नहीं होंगे। अब देखिए, भारत शिल्प खडांग पुस्तक के लेखक कौन है? नंदलाल बसु हैं, या अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं, या असित कुमार हलदर हैं। तब यहाँ पर आप क्या करेंगे? अवनींद्रनाथ ठाकुर को टिक करेंगे। भारत शिल्प खडांग इनकी पुस्तक है। इन्होंने यह पुस्तक जो है बहुत अच्छी विवेचना की है, भारतीय खडांग की बहुत अच्छी विवेचना की है, जैसा कि पंडित यशोधर ने किया है। इसके बाद में इन्होंने पुनर्व्याख्या की है। कभी प्रश्न आता है कि पुनर्व्याख्याता कौन है खडांग के? आप कहेंगे अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं। सुजान के लेंगर हैं। सुजान के लेंगर कौन है? कला इतिहासकार हैं, या सौंदर्य शास्त्री हैं, या कवि हैं, या अमेरिकी चित्रकार हैं। तो सुजान के लेंगर बहुत ही प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री हैं। ध्यान रखिएगा, सौंदर्य शास्त्री है ये। अगला प्रश्न है आपका, रस का प्रमुख स्रोत है। देखिए ये इस प्रश्न में बहुत से स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज करते हैं, बहुत कंफ्यूजन उनको क्रिएट होता है कि इस प्रश्न का आंसर क्या सौंदर्य होगा, क्या आनंद होगा, क्या विचार होगा। तो देखिए रस का सबसे पहला जो समीकरण प्रस्तुत करने वाले थे वो कौन थे? भरत मुनि थे। और भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में नाट्य शास्त्र में, तो रस की निष्पत्ति किससे होती है? नाट्य शास्त्र से होती है, या नाट्य से होती है। तो यहाँ पर नो डाउट रस का प्रमुख स्रोत क्या है? नाट्य है। अब नाट्य को देखने से, नाटक को देखने से हमारे मन में भाव की उत्पत्ति होती है। भाव आते हैं, अच्छे भाव भी आते हैं, एक तरीके से करुण भाव भी आते हैं, रस एक तरीके से श्रृंगारिक भाव भी आते हैं। तो ये भाव कब आएंगे? जब हम नाट्य को देखेंगे। तो
रस का प्रमुख स्रोत क्या होगा? नाट्य होगा। ये है आपका। और अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न आपका है, चित्रकारों का एक बड़ा दल जो कि पहाड़ी शैली में आकर पहाड़ी कला में जान डाल दी, वह कहाँ से आया था? तो चित्रकारों का एक दल पहाड़ी कला में जान डालने वाले कहाँ से आए थे? वो सभी मुगलिया चित्रकार थे। और वो कहाँ से आए थे? औरंगजेब के दरबार से आए थे। और वो दरबार कहाँ था? दिल्ली से आए थे। तो ऐसे प्रश्न में आपको ऐसे आंसर करना होगा कि ये दिल्ली से आए थे। और जब औरंगजेब ने, जब हम आपको मुगल काल की चित्रकला पढ़ाएंगे तो उसके बारे में आपको हम बताएंगे कि औरंगजेब ने कला को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया था, एक तरीके से खत्म कर दिया था। तब वहाँ के चित्रकार निराश्रित होकर कहाँ चले आए? पहाड़ी राज्यों में चले आए। और यहाँ पर आकर ऐसा नहीं है कि पहले पहाड़ी कला में चित्रकारी नहीं होती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छी चित्रकारी इनके समय में, इनके आने के बाद होने लगी। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि पहाड़ी चित्रकला की नींव किसने रखी है? तो मुगल चित्रकारों ने रखी है। हम इसके बाद आपको मुगल शैली पढ़ाएंगे और उसमें हम सारी चीज़ों को क्लियर करके आपको बताएंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अजंता शैली में प्रयोग किया गया है। अजंता शैली में किस शैली को प्रयोग किया गया है? एक्लेक्टिक शैली, पिक्टोग्राफी, शेक्सपियर या हेरोग्लिफ्स? तो यहाँ पर एक्लेक्टिक शैली का प्रयोग किया गया है। उदार मतलब यहाँ के चित्र बहुत ही उदार थे, बहुत सुंदर, करुणा से भरे। तो अगर इस तरीके से प्रश्न बनता है मान लीजिए, तो आपको ये आंसर करना होगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम बुद्ध को मानव रूप में किस शैली में चित्रित किया गया है? तो सर्वप्रथम बुद्ध, भगवान बुद्ध को मानव रूप में, पहले तो प्रतीकों की पूजा होती थी, पहले चिन्हों की पूजा होती थी। और ये सब कहाँ हुआ है? हीनयान में। और जब महायान की नींव रखी गई या महायान आया तो भगवान बुद्ध को मानव रूप में चित्रित किया जाने लगा या मूर्तियां बनने लगी। और ये किस काल में शुरू हुआ? मथुरा शैली में। अगर कभी ऐसे प्रश्न बनता है तो आप कहेंगे मथुरा शैली में ये कार्य सबसे पहले हुआ था। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध को मानव रूप में किस शैली में चित्रित किया गया था? तो मथुरा शैली में चित्रित किया गया था। अब थोड़ा सा आप जान लीजिए मथुरा शैली के बारे में। मथुरा शैली में सबसे ज़्यादा जो सबसे पहली बार चित्रण हुए थे वो भगवान बुद्ध के। और यह शैली जानी जाती है, अगर ऐसे प्रश्न बनता है तो यहाँ पर जैन धर्म के सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और यहाँ की मूर्तियाँ लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होती थी। और बहुत सुंदर मूर्तियों को, यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। और गांधार शैली की बात अगर हम करें तो गांधार शैली में स्लेटी रंग का, आपने देखा होगा कि गांधार शैली की मूर्तियाँ एकदम काली काली मूर्तियाँ होती हैं, या काला कहेगा आपसे या स्लेटी। अगर ऑप्शन में स्लेटी है तो आप गांधार शैली की मूर्तियाँ किन पत्थरों से निर्मित होती थी? तो स्लेटी रंग के पत्थरों से। और जो मथुरा शैली में जो मूर्तियाँ कैसी बनाई गई हैं, और ये दोनों लगभग, ये तो शैली मुख्य रूप से मूर्ति कला के लिए ही जानी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, जोगीमारा गुफा की माप क्या है? तो देखिए जोगीमारा गुफा बहुत ही प्रसिद्ध गुफा है और लगभग हर साल यहाँ से प्रश्न आते हैं। एक दो प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे ही जाएंगे। इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। जितनी गुफाएं हैं सब एकदम सीक्वेंस से और डीपली जाके पढ़िए, क्योंकि डीप पढ़ेंगे तो यहाँ से प्रश्न जरूर। देखिए कुछ होता है ना कि कुछ चीज़ों को आयोग हमेशा, आपका एग्जामिनर हमेशा पूछता ही पूछता है, तो उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़िए आप। मैं ये नहीं करी कि और चीज़ों को ना फोकस करिए, ऐसा नहीं है। उन चीज़ों को ज़्यादा अंदर डीपली जाकर पढ़िए। और जिन चीज़ों के बारे में थोड़ी जानकारी आपको रखनी है बस उनको उतना ही रखिए। जैसे आप प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में आपको हिमयुग में बिल्कुल डीप में नहीं जाना है। बिल्कुल वहाँ के चित्र कैसे हैं, वहाँ की चित्रों के विषय क्या हैं,
चित्र, कौन कौन से चित्र कहाँ से मिले हैं। जैसे सैंधव सभ्यता की बात अगर हम करें तो सैंधव सभ्यता में सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ पर वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला पढ़िए। बहुत कुछ आपको वहाँ पर कहाँ से जहाज आता था, कहाँ से क्या क्या मिलता था, कौन कौन सा ये आयात और निर्यात होता था, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। आपका सब्जेक्ट है कि वास्तुकला का सबसे सुंदर उदाहरण कहाँ मिलता है, सैंधव सभ्यता में। चित्रकला किस पर बनाई गई है, बर्तनों पर बनाई गई है। लिपि की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, मोहरों से प्राप्त होती है। इस तरीके के प्रश्नों को आप ज़्यादा फोकस करें, हिस्ट्री में ना जाएं। ये है आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैं समझती हूँ कि लगभग विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैं इन प्रश्नों को मैंने बनाया है। और आगे का वीडियो आपका शुरू होगा मुगल शैली से। मुगल शैली में बहुत कन्फ्यूजन मैं देखती हूँ, स्टूडेंट्स मुगल शैली के बारे में बहुत, मुगल शैली का जन्मदाता कौन है, चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर पहुँचती है या उत्कर्ष किसके समय में होता है, ये सारी बहुत बहुत चीज़ें हैं जो कि विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज हैं। लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना होइए, मैंने कहा था मैं आपके सारे कंफ्यूजन यहीं पर ख़त्म कर दूंगी। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और एक बात विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है कल से। जिन विद्यार्थियों को एडमिशन लेना हो वो ले लें, आज ले लें, और कल से उनकी क्लास स्टार्ट करूँगी। और क्लास में सब कुछ जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि ये प्रश्न ऐसे, इसका आंसर ऐसे देना है, आपको ऐसे देना है, ऐसे ही 10,000 क्वेश्चनों का कलेक्शन होगा। उसके साथ में आपका फुल कोर्स कंप्लीट होगा और आपको उसके साथ साथ आपका टेस्ट हर हफ्ते होता है और बहुत अच्छी, एक बहुत संपूर्ण तैयारी आपकी होती है। इसलिए विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थी जितने पढ़ रहे, देखिए बार बार परीक्षा ना आनी है, ना बार बार ऐसा मौका आना है। इसलिए विद्यार्थियों आप लोग जी जान से लग जाइए। और मैं तो देखती हूँ जो हमारे यहाँ महिला कैंडिडेट्स पढ़ती हैं, और ऐसा नहीं है कि पुरुष ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बालक वर्ग ऐसा नहीं है, ऐसे बालक वर्ग भी हैं, ऐसे बालिका वर्ग भी हैं जिनको मैं देखती हूँ। कभी तो मैं 1 बजे, जैसे मैं लाइव रहती हूँ, 1 बजे मैं देखती हूँ तो वो लोग भी लाइव रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, इतना अच्छा लगता है। और आप लोग जानते हैं विद्यार्थियों, आज भी मैं कम से कम 12 से 14 घंटे वर्क करती हूँ, सिर्फ पढ़ने का काम करती हूँ। इसलिए जब मैं ऐसे विद्यार्थियों को देखती हूँ 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक वो लोग लाइव होके पढ़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं सोचती हूँ कि ईश्वर इनको जल्द से जल्द तरक्की दे और ये सक्सेस हो और आपके सामने अपनी ही सक्सेस की दास्तां बयां करें। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।